हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट करवाया था। तो अब हम एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव शुरू करने जा रहे हैं और देखेंगे कि डेरिवेटिव कहाँ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा चैप्टर है, उसके अंदर बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है। तो बच्चों देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले समझेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। फिर हम उसको डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में की कंडीशन क्या है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता। तो देखिए बच्चों, तो सपोज कर लो मैंने एक एग्जांपल ले ली, कुछ भी ले सकते हो, मान लो 2x + 1। तो बच्चों y आपके पास कोई फंक्शन ऑफ x है, fx होता है टर्म्स कंटेनिंग x। उसमें लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। लेकिन समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमने एक इजी एग्जांपल ले ली कि आपको पता लग जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो हमने fx को सपोज कर लो 2x + 1 लिया। तो देखिए बच्चों, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है। अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। अगर मैं x को 3 लेता हूँ तो y 7 आ रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू ये नीचे आ रही है, तो y fx होता है। तो बच्चों आप नोट करेंगे, x 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y 5 है। तो x की वैल्यू 1 से जैसे ही 2 पर गया, जैसे ही मैंने x की वैल्यू इंक्रीज की, पहले 1 थी फिर 2 कर दी, तो चेक करो y की वैल्यू 1 के कोरस्पोंडिंग 3 थी और 2 के कोरस्पोंडिंग 5 होगी। x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, 3 से 5 हो रही है। ठीक है, अगर मैं सपोज करो ये अगर 2 5 और 3 7 की बात करता हूँ, x को 2 से 3 पे लेकर गया, मैंने x की वैल्यू इंक्रीज की, तो y की वैल्यू 5 से 7 चल गई, तो y की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब अगर x के इंक्रीज होने के साथ y इंक्रीज हो रहा है, जा 2 से 1, 5 से 3, x 3 से 2, y 7 से 5। x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है, x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज हो रहा है, x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है। तो x एंड y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। y कौन है, फंक्शन ऑफ x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उस केस में हम बोलते हैं फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब x के इंक्रीज करने से y पूरी तरह से इंक्रीज हो रहा है। और सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि x के इंक्रीज होने पर हो सकता है कि y सेम रहे। जैसे मान लो कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ, fx की जगह में x² लेता हूँ। देखिए x को -1, चलो -2 पुट किया तो y 4 आ गया, 2 पुट किया तो y फिर 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, जहां आप बोलो 3 पुट कर रहा हूँ, तो y कितना है, 9 आ रहा है, एंड सो। अब देखिए ये फंक्शन जो है y पुट x², -2 पुट किया तो 4 आया, 2 पुट किया तो 4 आया। इन दोनों में देखिए, तो x को तो बच्चों इंक्रीज किया, -2 से 2 पर जब गया x इंक्रीज हुआ, लेकिन y तो कांस्टेंट सेम रहा। फिर हमने 2 और 3 में देखा, 2 3, ठीक है बच्चों, पहले -2 4 और 2 4 में देखा। अब मैंने 2 4 और 3 9 में देखा, x को इंक्रीज किया, 2 से 3 पे गया, तो y 4 से 5, y फिर इंक्रीज हो गया। कुछ टाइम पर
कुछ टाइम पर x को इंक्रीज करने पर y सेम रहा, तो इसका मतलब y में चेंज नहीं आया, y रुक गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन आगे जाकर x को इंक्रीज किया, y फिर इंक्रीज हो गया। तो इसके कहने का मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग तो है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ओके, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब x इंक्रीज करो तो y पूरी तरह से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? ये केस कौन सा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। इस केस में बच्चों x जो है इंक्रीज करने पर y कुछ टाइम के लिए रुक गया, कांस्टेंट हो गया से, आगे जाके फिर इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो इस केस में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। तो आगे बताएंगे कि थ्रू आउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, ये कुछ वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ के लिए डिक्रीजिंग है। पहले सिर्फ समझ रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है? x के इंक्रीज करने से y लगातार इंक्रीज हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। लेकिन अगर कुछ वैल्यूज पे -2 पे 4 है और 2 पे फिर 4 है, मतलब कि x को इंक्रीज किया, y कांस्टेंट है, सेम रहा, 4 है, ये भी 4 है, लेकिन आगे जाके फिर इंक्रीज हो रहा है, तो वो फंक्शन सिंपली इंक्रीजिंग है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों ये सिंपली मीनिंग है कि होता क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब देखिए हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, 2x + 3 ली थी, फिर हमने आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं मैं। x को 1 पुट किया, फिर मैंने 2 पुट किया था, फिर मैंने 3 पुट किया था एंड सो। तो देखो बच्चों एक मैंने एग्जांपल ये भी ली थी, दोनों से समझाता हूं। 0 पुट करो 0, ठीक है, 1 पुट करो 1, 2 पुट करो 4, ठीक है, -1 पुट करो 1, ठीक है बच्चों, -2 पुट करो 4 एंड सो। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, मैं पहले डेफिनेशन कर रहा हूं कि डेफिनेशन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की और सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को बाद में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, सपोज दैट x1 and x2 are two values of x belongs to domain of the function। तो बच्चों इस क्वेश्चन में फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन फंक्शन कहां पे डिफाइन है, कौन सी x की वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है। x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, फंक्शन जो y है वो एक हमेशा रियल नंबर होगा। तो इस केस में इस एग्जांपल में डोमेन इस फंक्शन की रियल नंबर्स है, x की डोमेन मीन वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y दैट इज fx इज अ रियल नंबर। तो y तो हर वक्त रियल नंबर रहेगा, x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट करो, तो इस केस में डोमेन है रियल नंबर्स। तो डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, तो मैंने उसका नाम df डाल दिया, डोमेन ऑफ फंक्शन जो भी होगी। तो देखिए जैसे ये फंक्शन है 1/x, इसकी डोमेन क्या है? सारे नंबर्स होंगे लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, x की वैल्यू 0 के लिए फंक्शन जो है एक रियल नंबर नहीं आ रहा। आई होप क्लियर है, ये हमने +1 क्लास में समझाया पढ़ा है। ओके, तो बच्चों लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। सपोज कर लो हमने कोई दो नंबर्स लिए, जैसे इस एग्जांपल में x की दो वैल्यूज ली, एक 1, x की वैल्यूज ली एक 1 एक 2, ठीक है बच्चों। मैंने मान लिया ये x1 है, ये x2। सपोज दैट x1 and x2 be any two numbers from the domain of the function। x की दो वैल्यूज लेंगे, ठीक है। a function y equal to fx is said to be increasing function if and only if for x1 greater than x2 implies that fx1 is greater than equal to fx2। समझ आया सबको? तो बच्चों मान लो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल की हेल्प ले रहे हैं। हमने दो x की वैल्यूज उठाई, एक का नाम x1 है, एक का नाम x2 है। तो मान लो मैंने x1 को 2 बोल दिया, x2 को 1 बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हैं, समझने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखिए x1 जो है वो x2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो उसके कोरेस्पोंडिंग जो y1 है
ठीक है बच्चों। तो आपको पता है y कितना होता है, fx होता है, तो y1 कितना हो जाएगा, fx1 हो जाएगा। ठीक है, y2 कितना हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। ठीक है, अगर y आपके पास fx है तो आप y1 को बोल सकते हो fx1, बिल्कुल बोल सकते हैं। y2 को बोल सकते हो fx2, बोल सकते हैं। तो y fx है तो y1 fx1, y2 fx2। तो बच्चों अगर x1 x2 से बड़ा है, ठीक है, ये एग्जांपल चलो लेते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड वाला एग्जांपल, जैसे कोई दो नंबर मैंने लिए, लाइक एक 1 लिया, एक -1 लिया। तो बच्चों मैंने x1 को 1 लिया, कोई दो नंबर ले लिए, x2 को -1 ले लिया इस एग्जांपल में। तो बच्चों x1 के कोरिस्पोंडिंग y1 कौन है, x1 के कोरिस्पोंडिंग y1 कौन है, 1 है। और x2 के कोरिस्पोंडिंग y2 कौन है, x1 के कोरिस्पोंडिंग y1 1 है, x2 के कोरिस्पोंडिंग y2 1 है। तो अगर x1 x2 से बड़ा है, देखिए 1 -1 से बड़ा है, x1 अगर x2 से बड़ा है, अगर मैं प्रूव कर दूं उसके कोरिस्पोंडिंग y1 जहां तो y2 से बड़ा है जहां बराबर है, फाइन। x1 अगर x2 से बड़ा है तो उसके कोरिस्पोंडिंग इसको y1 बोलते हैं, ऐसे लिखो ना बच्चों। अगर x1 x2 से बड़ा है तो उसके कोरिस्पोंडिंग अगर y1 जहां तो y2 के बराबर है जहां बड़ा है, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा तो नहीं है, इक्वल है। तो अगर x1 x2 से बड़ा है इंप्लाइज दैट y1 ग्रेटर देन इक्वल टू y2, y1 को बोलते हैं fx1, y2 को बोलते हैं fx2। तो उस केस में फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वंस मोर अगेन कम टू द डेफिनेशन। बच्चों सिर्फ डेफिनेशन में एक बार अच्छे समझना है, क्वेश्चन तो बड़ी आराम से इजीली समझ आते हैं। तो बच्चों सपोज करो दो आपके पास x की वैल्यूज हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में एक 1 और एक -1 ली। मैंने x1 का नाम 1 डाल दिया, x2 का नाम -1 डाल दिया, सिर्फ डेफिनेशन को समझाने के लिए। तो x1 के कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू को y1 बोल दिया, x2 के कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू को y2 का नाम दे दिया। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो बच्चों अगर डेफिनेशन होती है कि अगर x1 x2 से बड़ा है, देखिए x1 x2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो y1 है वो अगर y2 के बराबर है जहां बड़ा है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर हो गया सबको? अब आ रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को समझने के लिए ये वाली एग्जांपल ले लो। तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सपोज दैट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर आपको स्ट्रिक्टली फंक्शन डिफाइन करना है, आप बोलोगे फंक्शन y इक्वल टू fx, कुछ भी हो सकता है fx, इट इज सेड टू बी strictly decreasing function if x1 greater than x2 implies y1 greater than y2। मतलब इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरह से y1 को बोलते हो fx1, y2 को बोलते हो fx2। तो therefore क्या कंक्लूड किया, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, अगर x1 x2 से बड़ा है तो उसके कोरिस्पोंडिंग fx1 fx2 से पूरी तरह से बड़ा होगा, कहीं भी बराबर नहीं आ रहा। इस एग्जांपल में अगर आप x1 को मान लो 2 लेते हो, x2 को आप 1 लेते हो, तो x1 जो है x2 से बड़ा है, तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो y1 है, ठीक है 7, वो y2 से बड़ा है। क्लियर हो गया? आई होप समझ आ गई सबको।